जेल में ऐसी कैदी औरत जिसने अकेले ही 7 साल में 14 बच्चे पैदा कर दिए और वो हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा करती है, ये वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। दोस्तों, मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोलकर बैठी थी जिसे जेल में हर कोई रज्जू के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 248, जिसका पूरा नाम रजिया बानो था। जैसे ही मैंने उसकी फाइल पढ़नी शुरू की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था, वह पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी कि एक जवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत एक बहुत ही शातिर मुजरिम थी जो 14 बच्चों की मां थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अभी तक कुंवारी थी। उसकी फाइल में साफ साफ लिखा था कि वो बिना शादीशुदा 14 बच्चों की मां है, जिसने 7 सालों में 14 बच्चों को जन्म देकर एक अनोखा कारनामा किया है। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब उसकी शादी ही नहीं हुई तो 14 बच्चे किसके थे। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी वो ही बहुत भयानक थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये औरत पिछले 9 साल से इसी जेल में कैद थी। और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले भी सभी औरतें ही थीं। और कोई नहीं जानता था कि रजिया उर्फ रज्जो ने ये 14 बच्चे बिना मर्द के कैसे पैदा किए हैं। यही बात जानने के लिए मैंने अपने सारे जरूरी कामों को एक तरफ करके पहले रजिया की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया और फिर उसे एक अलग कोठरी में बुलाकर आपने सामने बैठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरतें आम औरतों की तरह नहीं होती हैं, बल्कि वो कभी भी कुछ भी कर जाती हैं। और अपनी 15 साल की नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। रज्जो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो आपने मुझे अकेले में बुला लिया है। मेरी नज़र उसके पेट पर थी, जिसको देखकर मैं बता सकती थी कि वो कम से कम 7 महीनों से पेट से थी। रजिया ने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा, तो आपको मेरी प्रेगनेंसी में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में उसकी हंसी बहुत भयानक लग रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे कैसे पैदा कर लिए हैं, और वो भी इस काल कोठरी में रहते हुए, जहां किसी मर्द का तो दूर हवा का भी गुजरना मुमकिन नहीं। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसका बाप कौन है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय रजिया एक दफा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। कांस्टेबल ने मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे चेतावनी दे दिया था कि रज्जो एक अजीब किस्म की औरत है और जेल में हर कोई इससे दूर रहता है। यहाँ तक कि उसे काल कोठरी में भी इसलिए रखा जाता है कि वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। पुरानी जेलर का भी उसने बुरी तरह सर फाड़ दिया था और उसके सिर पर 10 टांके लगे थे। और जैसा जुल्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह प्रेग्नेंट हुई हो, और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। तुम किस तरह मर्दों से मिलती हो, आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। जब मेरी सख्ती में कोई कमी ना हुई तो रजिया मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह रख के धीमी आवाज में कहने लगी, सच सच बताऊं, यकीन करोगी। उस वक्त मुझे वाकई वो कोई पागल औरत मालूम हुई। एक पल के लिए तो मैं रीढ़ की हड्डी भी सनसना उठी थी, क्योंकि वो मेरे हद से ज़्यादा करीब थी और मुझसे कहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। और उसकी फाइल पर दर्ज उसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है। और अगर वह मुझे सच बताएगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी।
वरना उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, यही सच है। रजिया की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो प्रेग्नेंट खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी ताल्लुक के तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने की, और जब उसने हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना हम बिस्तरी के। ये कहते ही वह दोबारा हंसने लगी थी, और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से में उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहां कांस्टेबल हीना मेरे इंतजार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगें। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। ये कैसे पेट से हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है, और इसे ज़्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हीना से पूछा कि तुम यहाँ कितने साल से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यहीं मौजूद हूँ, और जब से मैंने रज्जो को इस तरह देखा है, मेरे सामने उसने 6 बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई नहीं जानता। रजिया से होने वाली मुलाकात और हीना की बातों ने मुझे चिंता में डाल दिया। कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था। इन सब के पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई थी, और जिसे जानने के लिए मुझे रजिया के अतीत तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने रजिया के अतीत को जानने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके अतीत से ऐसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है, और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उर्मिला है और मैं एक जेलर थी, और रोज की तरह सुबह सुबह अपने राउंड पर थी। जो मुझे जेल में आए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों को जानती थी। वरना मेरी आदत थी कि मैं एक एक कैदी पर नज़र रखती थी और जेल के सभी मामलों पर ध्यान देती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज की हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से मेरा पाला पड़ा था वो सब की सब मुजरिम थीं और सज़ा काट रही होती थीं। उनके अंदर माँ, बहन, बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुँची थी, तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और अपने कर्तव्य का पालन करने वाली थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस बार भी मैं पोस्टिंग होकर उस जेल में आई थी जहाँ खतरनाक मुजरिमों को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और आज मैं पहली बार इस हिस्से में आई थी जहां उम्र कैद की मुजरिम औरतों को रखा गया था। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थीं, जिनके चेहरे पर बेरहमी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिमों की फाइल चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खबर नहीं थी। मैं सभी पर नज़र डाल रही थी कि तभी मेरी नज़र एक ऐसी मुजरिम औरत पर पड़ी जिसका पेट हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई। और मैंने अपनी पीछे आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है।
तो उसने बताया कि ये पेट से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशान बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर हैं। आम तौर पर मैं पहली ही नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी-कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ में नहीं आते थे, और उस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो। कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसी और कहने लगी कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ। अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। उस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा कि क्या ये सच कह रही है? अगर यह 6 साल से यहाँ है तो फिर ये बच्चा किसका है? क्योंकि यह तो औरतों की जेल है और बिना मर्द के ये गर्भवती कैसे हो सकती है? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे पीछे ऐसे चुप खड़ी रही जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ और सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरे दफ्तर में कोई मिलने आया है। ये सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग जरूरी काम से आए हुए थे और मैं उनके साथ ऐसे व्यस्त हुई कि शाम के वक्त ही खाली हुई और फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं घर लौट आई। वो औरत और उसका गर्व मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। मेरा ट्रांसफ़र उस जेल में इसलिए कराया गया था क्योंकि यहाँ का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका था। पुरानी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रखा था और इसी वजह से आए दिन संस्था को बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वो वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को उचित खाना उन्हें नहीं मिल रहा था और ना ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई खास इंतजाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक एक जेल में 12-12 औरतें बंद थीं। मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इसी तरह गुजारे थे कि मुझे सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज भी मैं इतना थक गई थी कि मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। मैं घर लौटी तो मेरा बेटा मेरे इंतजार में बैठा था। उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। इसलिए मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया और सॉरी कहा कि इतनी लेट हो गई। मेरी सास और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी को जानते थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह उसकी जन्मदिन मनाई। मेरा बेटा मोहित मेरा इकलौता बेटा था, जो बहुत ही मन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ, मोहित के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया था। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे दिमाग में उस औरत का चेहरा चला आया, जिससे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं उसी को सोच रही थी कि मेरे पति कहने लगे कि क्या बात है, रात के इस समय भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। उनकी बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच था कि मैं उन्हें बहुत कम वक्त देती थी और वो बहुत अच्छी तरह मेरे काम की जिम्मेदारी को समझते थे। ये बात कहने लगे कि इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं, मुझे लगता है कि हमारे और भी बच्चे होने चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी।
मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 248 रजिया बानो चल रही थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उनसे पूछा कि क्या कोई औरत बिना मर्द के भी गर्भवती हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत गर्भवती हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी संतान के लिए अपने साथी की जरूरत होती है, लेकिन तुम क्यों इस वक्त ये सवाल कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं अपने पति को अपनी जेल से जुड़ी ज़्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी और काम वाली ज़िंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में उनकी बाहों में मुझे सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकान और रजिया को भुलाकर उनके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने लगी थी। मोहित मेरा और मेरे पति का इकलौता बेटा था, जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। गर्भ था कि रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी प्रार्थनाओं के बाद मोहित मेरी गोद में आया था, और एक रज्जो थी जो बिना मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया था। मैं इतनी शांति से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में शामिल होते नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि रजिया सबकी नज़रों में धूल झोंककर गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाती है, और मुझे यही राज जानना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चकमा दे सकती हैं। लेकिन इससे पहले मुझे उसका अतीत जानना था। वह एक भयानक जुर्म की सजा काट रही थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 8 से 10 साल पहले उसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और उन टुकड़ों को पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी, और इस तरह रजिया गिरफ्तार हुई। और उसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने अपने 60 साल के बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ कैसे इस तरह कर सकती थी, यही जानने के लिए उस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां रजिया रहती थी। और वहां जाकर मालूम करने से जो कुछ पता चला, उसने मुझे चौंका कर रख दिया था। रजिया का बाप एक शराबी आदमी था और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, और उसी नशे में वो अपनी बीवी यानी रजिया की माँ को मारने से बाज नहीं आता था। और उसी के जुल्मों सितम से तंग आकर रजिया की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त रजिया सिर्फ 15 साल की थी। रजिया की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन रजिया को उसके बाप के भरोसे छोड़ गई। रजिया के बाप ने अपनी जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया, और जब भी उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वो रजिया को भीख मांगने पर मजबूर कर देता। और जब रजिया ने इन सब के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वालों ने देख लिया कि रजिया के घर रंग बिरंगे मर्द आने लगे। वो मर्द क्यों आते थे और उनका रजिया या उसके बाप से क्या ताल्लुक था, ये कोई नहीं जानता था। और फिर एक दिन जब रजिया ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर बांटा, तो कुछ मोहल्ले वालों को शक हो गया कि ये गोश्त इंसानी गोश्त है, और इसीलिए पुलिस वालों को खबर दी गई। और पता चला कि रजिया ने तो अपने बाप को ही आरी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े करके कोरमा बनाकर बांट दिया है। उसी दिन वो गिरफ्तार हो गई, और उसने इस बात को कबूल भी किया, और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। कोई नहीं जानता था कि रजिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था, और उन मर्दों का रजिया या उसके बाप से क्या लेना देना था। रजिया ने कैसे अपने बाप को काटा था, एक 16-17 साल की लड़की कैसे इतना बड़ा जुर्म करने के लिए मजबूर हो गई थी। ना ही रजिया का कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला। इसीलिए किसी मोहल्ले वालों को खबर भी ना हुई कि रजिया अब कहाँ है, किस जेल में है, और उसे क्या सजा हुई है। रजिया का अतीत भी उतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका हाल। और अब एक वही थी जो मुझे हर बात विस्तार से और सच बता सकती थी, लेकिन उसकी चुभती हुई हंसी मेरे कानों के पर्दों को फाड़ने लगती थी। मैं सारी जानकारी हासिल करके जब जेल पहुंची तो मुझे पता चला कि रजिया की तबीयत ठीक नहीं है,
उसने चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहीं पहुंच गई। मैंने बातों बातों में इस डॉक्टर से पूछा कि रजिया के बच्चों की डिलीवरी किसने की है। तो उसने कहा कि वो यहाँ की एक डॉक्टर है और उसी ने रजिया के हर बच्चे को पैदा करवाया है। रजिया के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो फिर रजिया के बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें सरकारी दायरे में भेज दिया गया है? मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी रजिया के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा उससे बात नहीं हो सकी थी। उसे कहीं दूर किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफर करके भेज दिया गया था। अब मुझे रजिया की तबीयत के ठीक होने के इंतजार करना था, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। काल कोठरी के घुटन भरे माहौल में एक गर्भवती औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था। पर रजिया तो पिछले 7 सालों से गर्भवती होते आ रही थी। करीब 2 दिन बाद रजिया की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया, तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया और उसे पहले जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। रजिया ने चुपचाप जूस पी लिया, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं उसे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ अगर वह मुझे अपने बारे में हर बात सच सच बता दे। तो मैं उसकी सज़ा में बहुत हद तक की कमी भी करवा सकती हूँ। रजिया ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि वो जेल की चार दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर रजिया से कहा कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को वह जन्म देने वाली है, वह उन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है और उन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी देगा, जो उसे जेल में कभी हासिल नहीं हो सकती। रजिया ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती और मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ना ही मुझे कुछ पता है कि मैं गर्भवती किस तरह होती हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज रजिया पहले की तरह हंस नहीं रही थी, बल्कि बीमारी के असर ने उसे दुखी कर दिया था। उसकी बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज मुझे उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती हो कि तुम गर्भवती कैसे होती हो, तो उसने इनकार में सर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपनी आप बीती की दास्तां मुझे सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। मैं लाख सख्त मिजाज थी, लेकिन एक इंसान थी और उसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। रजिया ने मुझे बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उससे धंधा करवाना शुरू कर दिया था और वो अपने घर की चार दीवारी में हर रोज तबाह होने लगी थी। और जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ा तो उसने तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह कत्ल कर दिया। उसने अपने इस गुनाह पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे, उससे कहीं ज़्यादा जख्म उसके बाप की वजह से उसे मिले थे। वो सज़ा काटने के लिए जेल चली गई, लेकिन यहाँ आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वो तो गर्भवती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह गर्भ उसे जेल में आने के बाद ही ठहरा है और ये बच्चा किसका था, उसकी कोख में कब आया, उसे मालूम नहीं था। और फिर उसने 14 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक बार फिर अब वो पेट से थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ ही गया था कि वो एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में जांच पड़ताल करना शुरू किया और अपने ही साथ की कर्मचारियों से जांच पड़ताल करवाई, तो एक भयानक सा सच मेरे सामने आया कि मेरी जान ही निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी, वो यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और हर महीने
कैदियों का जो चेकअप होता था, उसी दौरान उसने रज्जों के अंदर किसी मर्द के सीमेंट डाल दिए थे और उससे बच्चा पैदा करवाकर उन्हें बेच दिया जाता था। वो जेलर इसी तरह के घिनौनी हरकतों में शामिल थी और अच्छी तरह जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से मुलाकात के लिए उनके घर वाले नहीं आते थे और उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसा बनाती थी। वो वाकई उत्पीड़न का शिकार थी और उसने किसी मर्द के साथ कुछ नहीं किया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कैसे इतने बच्चों की माँ बन गई। मैंने उस जेलर के खिलाफ कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी थी और रज्जो की सज़ा को भी कम करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी हैं और फिर उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे अपने घर रख लूँगी और उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। वो मेरे घर रहकर मेरे लिए इज्जत के साथ काम कर सकती है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई थी और अब जो बच्चा पैदा होने वाला था, उस पर भी रज्जो का ही हक था। मैं अब उसको उन बच्चों से जुदा नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहले वाली जेलर को उसकी इस जुर्म की कोई सज़ा होगी या फिर वो अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की ज़िंदगी के भयानक सज़ाओं के बारे में कुछ पता है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसा भारतवर्ष में क्या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की घटनाओं को उजागर कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पे दिखाई दें। मिलते हैं इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।